मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय पर परिचर्चा करने के लिए। आज हमारी परिचर्चा का विषय है हिंदी काव्य की विकास यात्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिस्थितियों में आए परिवर्तनों के कारण मानव जीवन प्रभावित होता है। उन परिवर्तनों के बीच अस्तित्व बनाए रखने और परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए मानसिकता में परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। इसलिए युग के परिवर्तनों के साथ ही मनुष्य की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होता है। सामाजिक धरातल पर अलग अलग वर्ग का वर्चस्व, प्रतिनिधित्व और सह अस्तित्व होता है। एक ही युग के अंतर्गत कई तरह की प्रवृत्तियों और विचारधाराओं का अस्तित्व बना रहता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल इसलिए भी विविध प्रवृत्तियों से प्रभावित है, लेकिन नरपति नाल, चंद्रबरदाई, दलपति विजय, नल्ला सिंह भट्ट आदि चारण कवियों के वीरगाथात्मक काव्य के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण वीरगाथा काल किया। तत्जुगीन राजाओं के युद्ध कौशल, उनकी वीरता, ऐश्वर्य, उनके मनोवांछित गुणों का प्रशस्ति गान वीरगाथा काल की विशिष्टता है। इसमें वीर रस के परिपाक के साथ साथ श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित होती है। इस युग की सभी कृतियों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती, लेकिन जो प्रामाणिक सिद्ध हुई है हिंदी साहित्य के लिए, उनका विशेष महत्व है। संवत 1050 से लेकर 1375 तक का साहित्यिक युग आदिकाल के नाम से जाना जाता है, और जहाँ इस काल की सीमा रेखा समाप्त होती है वहीं भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है। लगभग 400 वर्षों तक अर्थात संवत 1700 तक मुख्यतः भक्ति रस का अभिसिंचन बना रहा। कुछ विद्वान इस भक्ति को भारत की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आदिकाल में सिद्धों एवं नाथों द्वारा भक्ति चेतना की प्रवाहित अंतर्धारा एवं सामयिक परिस्थितियों ने उस युग में भक्ति की धारा को मुख्य धारा बनाने में योगदान दिया था। भक्ति काल की विविध शाखाओं के उद्गम के मूल में एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक भावना विद्यमान थी, और अनुकूल अवसर पाकर वह प्रस्फुटित हो सकी। यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि दक्षिण की भक्ति धारा ने ही उत्तरी भारत में सगुण भक्ति का बीजारोपण किया, और वह उपासना भेद के अनुसार कृष्ण भक्ति धारा व राम भक्ति धारा नामक दो प्रमुख धाराएं मानी गईं। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के ध्वंसावशेषों, सिद्धों व नाथों के प्रभाव के प्रतिक्रिया स्वरूप निर्गुण धारा भी देश में प्रारंभ हो गई, जिसके दो भेद ज्ञान मार्गी शाखा व प्रेम मार्गी शाखा हुए। संपूर्ण भक्ति काव्य तत्जुगीन परिस्थितियों एवं परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करके ही विकसित हुआ। ज्ञान प्रधान साधना को समन्वित काव्य धारा के साथ, जिसमें कबीर, रैदास, नानक, सुंदरदास ज्ञानाश्रयी शाखा की संज्ञा दी गई, तो प्रेम प्रधान आध्यात्मिक काव्य की सर्जना करने वाले जायसी, मंजन, कुतुबन आदि सूफी मत के साधकों को प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा गया। राम भक्ति शाखा के सबसे महान कवि के रूप में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के उत्कृष्ट कवि के रूप में सूरदास की अमर कृतियां सामने आईं। इस युग में महिला रचनाकार के रूप में मीरा ने भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इन महाकवियों की उत्कृष्ट कृतियों के कारण भी भक्ति युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। लेकिन देदीप्यमान नक्षत्र की भांति चमकते कवि विद्यापति के काव्य में आदि और भक्ति दोनों युग की प्रवृत्तियां समाहित है। रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना है। काव्य के विभिन्न अंगों के विवेचन ग्रंथों को रीति शास्त्र कहते हैं। रीति संप्रदाय में रीति को काव्य की आत्मा कहा गया। रीति रात्मा काव्यस्य, इससे कला में निखार आया और श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। काव्य लक्षणों में बदकर रचना करने वाले रीतिबद्ध कवि कहलाए, और इसे मुक्त होकर लिखने वालों को रीति मुक्त कवि की संज्ञा दी गई। रीतिबद्ध कवियों में केशव देव, मतीराम,
पद्माकर आदि मुख्य हैं, तो रीतिमुक्त कवियों की परंपरा में घनानंद ठाकुर, बोधा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त प्रबंध काव्य की परंपरा में चंद्रशेखर, जोधराज, सूदन आदि कवि आते हैं। इनके अतिरिक्त नीति और ज्ञान संबंधी काव्य लेखन में वृंद, गिरिधर, घाघ, बैताल, भगवत, रसिक आदि कवियों ने भी अपनी पहचान बनाई। जाहिर है इस काल में अन्य प्रवृत्तियां भी जीवित रही, लेकिन रीति और श्रृंगार परक रचनाओं की प्रमुखता के कारण इस युग की मुख्य काव्य धारा को रीति और श्रृंगार के अंतर्गत समाहित करके देखा गया। अंग्रेजी शासन की स्थापना और उसके विकास से लेकर पतन तथा स्वराज्य प्राप्ति से लेकर आज तक के कालखंड को आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। इस कालखंड में राजनीति, धर्म और सामाजिक स्तर पर कई आंदोलन हुए। नवीन शिक्षा, वैज्ञानिक आविष्कार, नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना के अभ्युदय के साथ भारतीय जनमानस में एक नवीन चेतना का अभ्युदय हुआ। इस युग को बहुमुखी आंदोलनों, विचारधाराओं से होकर गुजरना पड़ा, इसलिए सर्वाधिक साहित्यिक अवधारणाओं, आंदोलनों और यंत्रों की उपलब्धता के कारण इस युग में गद्य ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के बहुमुखी विकास की दृष्टि से इस युग को गद्य काल की संज्ञा दी है, लेकिन जनमानस के बदलते यथार्थ और उसकी प्रवृत्तियों को हिंदी काव्य ने विविध रूपों में उसकी सफल अभिव्यक्ति की है। इसलिए इस युग की कविताओं को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्यतः 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला भारतेंदु युग, जो 1850 से 1900 तक माना जाता है। दूसरा द्विवेदी युग, जो 1901 से लेकर 1915 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा छायावाद युग, जो 1916 से लेकर के 1935-36 तक माना जाता है। चौथा प्रयोगवाद और नई कविता 1943 से लेकर वर्तमान समय तक। अंग्रेजों के शासन के कारण भारतवासियों की तबाही तथा पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण की प्रवृत्ति के विरोध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता के माध्यम से जेहाद छेड़ा और उनकी मित्र मंडली के प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवियों ने उनका साथ निभाया। इन कवियों के प्रभावशाली नेतृत्व का संचालन भारतेंदु ने ही किया, इसलिए इस युग के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के नाम पर इस कालखंड का नामकरण भारतेंदु युग रखा गया। मनुष्य के जागरण का सांस्कृतिक इतिहास इस युग की कविताओं का विषय बना। सामाजिक विद्रूपताओं, देश प्रेम, मातृभाषा प्रेम पर आधारित कविताओं ने भारतीय मानस को अपनी स्थिति से अवगत कराया और उसे अपने वर्तमान पर सोचने को विवश कर दिया। भारतेंदु युग से प्रेरणा ग्रहण कर द्विवेदी युग की काव्यधारा ने मानववादी दृष्टिकोण का विकास किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग की काव्य भाषा को संस्कार दिया, इस युग की कविता को दिशा निर्देश दिया और हिंदी भाषा में सक्षम रचनाओं को सामने लाकर विकास के अवरोधक तत्वों को किनारे कर दिया। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित्र उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने इस युग में हिंदी को काव्य भाषा के आसन पर बिठा दिया। ब्रजभाषा का स्थान हिंदी खड़ी बोली की रचनाओं ने ले लिया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदी में गद्य काव्य दोनों का ही सफलतापूर्वक लेखक द्वारा लेखन संभव है। इस युग में प्रबंध काव्यों का काफ़ी संख्या में प्रणयन हुआ। इस युग की काव्यधारा में इतिवृत्तात्मकता एवं मानवीय मूल्यों को महिमा मंडित किया गया। एक ओर सामाजिक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए गए, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय भक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया गया। प्रकृति चित्रण के बजाय नैतिकता को महत्व दिया गया। काव्य में जनजीवन का स्पंदन दिखाई पड़ने लगा। द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि पर छायावादी काव्यधारा ने प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित कर चित्रमयी भाषा में मनोरम रूप एवं भाव उपस्थित करने में सफलता पाई। कवियों ने अनुभूति, भावना एवं कल्पना को प्रधानता दी। प्रकृति ने विस्मय और सौंदर्य को आत्मसात किया।
साहित्यिक रूढ़ियों और वर्जनाओं से अपनी कविता को मुक्त कर इस युग के कवियों ने छंदों के बंधन से अपने को मुक्त किया। अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम विह्वलता और तम के पर्दे में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के क्रम में काव्य रहस्यवादी बन गया। स्थूल की जगह सूक्ष्म अनुभूति और उसकी प्रतीकात्मक संकेतात्मक अभिव्यक्ति के कारण कविता पहले से ज़्यादा कलात्मक हो गई, लेकिन सहजता के अभाव में सामान्य जन के लिए यह अबूझ बन गई। प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा ने इस युग की कविता को ऊंचाइयां प्रदान की और राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, केसरी, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि कवियों ने अपनी लेखनी से कविता को विस्तार दिया। लक्षणा और व्यंजना प्रधान छायावादी काव्य भाषा ने काव्य कला के लिए मुहावरे को पुष्ट किया। इस मुहावरे को चुनौती देने के लिए साम्यवादी जीवन दर्शन से संबद्ध नारा कला सामाजिक परिवर्तन का हथियार है सामने आया। सन 1736 ईस्वी में सन 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ और उसमें कला को सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्वीकृति मिल गई। जीवन की विषम परिस्थितियों से पलायन के बजाय उसे चुनौती देने के लिए जिस काव्यधारा का प्रणयन हुआ उसे प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित इस काव्य आंदोलन में शोषक वर्ग के प्रति अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के साथ तमाम सामाजिक रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया गया। उसने शोषित दलित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सहानुभूति को दर्शाया। प्रकृति के उपासक कवि पंत ने अपनी कविताओं का स्वर बदल दिया। निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा के अतिरिक्त शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, रांगेय राघव, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, महेंद्र भटनागर, शमशेर बहादुर सिंह आदि ने प्रगतिवादी कविता आंदोलन को संबल प्रदान किया। प्रगतिवादी कविता के बाद प्रयोगवादी कविता का आंदोलन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के तार सप्तक के संपादन से आरंभ हुआ। इसमें मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय की कविताएं संकलित थी। वैचारिक नयापन के बजाय शिल्पगत नयापन पर नए नए प्रयोगों के कारण इसका नामकरण प्रयोगवाद हुआ। इस आंदोलन के समानांतरण ही पटना से नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर केसरी कुमार तथा नरेश ने नकेनवाद आंदोलन का सूत्रपात किया। 1951 के आसपास अज्ञेय का दूसरा सप्तक सामने आया, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती जैसे कवियों की रचनाएं सामने आई। यहीं से कुछ आलोचक नई कविता का आरंभ मानते हैं। सन 1953 में निराला के नए पत्ते के प्रकाशन और सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता का प्रकाशन हुआ। लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही आदि कवियों ने इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान की। नई कविता ने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की यथार्थोन्मुखी चेतना को समाहित कर अपना विकास किया। यथार्थ की कटुता, व्यंग और विरोधाभास के कारण नई कविता ने मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ को वाणी दी। वह विघटित होते जीवन मूल्यों की जगह नए जीवन मूल्य की तलाश करती है। यह आंदोलन अभी समाप्त भी नहीं हो पाया कि सन 60 के बाद काव्य आंदोलन के नए नए दावे सामने आने लगे। अकविता, पाक्षिक कविता, अस्वीकृत कविता, ठोस कविता, प्रतिबद्ध कविता, श्मशानी कविता, जनवादी कविता जैसे कई नामों से आंदोलन आए और अतीत को समर्पित हो गए। इनका मूल्यांकन अविशेष है। कविता आंदोलन वस्तुतः सन 60 के बाद से अराजकता का शिकार है, इसलिए सन 60 के बाद की कविताओं का
साठोत्तरी कविता के रूप में पहचान करने की ज़रूरत है। अभी कई नए चेहरे कविता के क्षेत्र में पहचान बनाने की दिशा में सक्रिय हैं। समकालीन कविता ने अपने को सामाजिक संदर्भों से जोड़ने में सफलता पाई है, लेकिन कविता तब तक पारंपरिक शिल्प विधान को स्वीकार नहीं करती, तब तक लोकमानस का कंठहार नहीं बन सकती।